वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने एसिड बेस एंड साल्ट के पहले पार्ट में देखा अपनी एसिड और बेस की सारी प्रॉपर्टीज़, आज हम लोग उसका नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ है आपका इंडिकेटर। इंडिकेटर आर द केमिकल विच चेंज देयर कलर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। अब हमें एसिड और बेस को पहचानना है तो इंडिकेटर यूज़ करते हैं कि एसिड और बेस के प्रेजेंस में वो अपने कलर को चेंज कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें उसके टाइप नेचुरल, ऑल्फैक्टरी, सिंथेटिक। यहाँ एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँगा, नेचुरल और सिंथेटिक जो होते हैं वो अपने कलर को चेंज करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, कलर अगर चेंज होगा तो आप आँखों से देखकर उसको पता लगा लेंगे ये कौन सा कलर है, एसिड आएगा या बेस आएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट्स ऐसा है कि जिसको आँखों से दिखाई नहीं देता है तो वो क्या कलर चेंज को जान पाएगा? कभी नहीं। तो उसके लिए हम लोग कौन सा इंडिकेटर लेकर आते हैं? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी का एक बात है, चाहे बायो में आए चाहे कहीं भी, ऑल्फैक्टरी का मतलब होता है नोज़ से, यानी इसकी खुशबू चेंज होगी। चेंज देयर ऑर्डर, ऑर्डर यानी खुशबू चेंज होगी। तो खुशबू का आँखों से कोई लेना देना नहीं है, उसका लेना देना नोज़ से है। तो अगर कोई स्टूडेंट जो आँखों से देख नहीं पाता वो भी खुशबू को देख कर सूंघ कर जान जाएगा। तो यानी वैनिला, ओनियन और क्लोव ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होते हैं। बाकी लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज, चाइना रोज़, ये सारे के सारे आप देख लीजिए नेचुरल होते हैं। सिंथेटिक यानी जो मैन मेड होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थैलिन। ये कुछ कलर आपको दिए हुए हैं इंडिकेटर, एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन। जैसे लिटमस होता है तो एसिडिक सॉल्यूशन में रेड और बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू होता है। ऐसे ही सारे कलर आपको दिए हुए हैं। तो ये ऑल्फैक्टरी वाला 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। फेनोफ्थैलिन का 2019 में क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ये सारे आपको कलर ये सारे दिए हुए हैं। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इनको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास 10th, 11th, 12th सब में बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल क्या होती है? स्केल फॉर मेजरिंग H+, यानी ये ऐसी स्केल है जो H+ को मेज़र करती है। H+ का मतलब जो एसिड होते हैं H+ देते हैं, तो H+ को मेज़र करती है और उस H+ से आपको पता चलता है कि एसिड की स्ट्रेंथ यानी ताकत कितनी है या बेस की ताकत कितनी है। इसमें एक सिंपल सा हैक बताता हूँ आपको, एक ही चीज़ याद रखनी है, इट हैज़ वैल्यू 0 to 14, यानी इसकी वैल्यू 0 से शुरू होती है और मैक्सिमम वैल्यू 14 तक जाती है। एक ही पॉइंट को ध्यान में रखेंगे कि जो 0 होता है मोस्ट एसिडिक होता है और जो 14 होता है वो मोस्ट बेसिक होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका pH होता है वो H+ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जैसे जैसे pH बढ़ता जाएगा आपका H+ ज़्यादा होता जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए pH कितना है? 0। pH यानी मिनिमम है तो H+ कितना होना चाहिए? मैक्सिमम। इसीलिए देखिए मोस्ट एसिडिक आता है। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट, H+ कम होगा, यहाँ से रिलेशन से आप देख सकते हैं कि pH फिर क्या होगा? ज़्यादा। अगर pH ज़्यादा होगा इसका मतलब वो 14 की तरफ शिफ्ट होगा, और 14 की तरफ अगर शिफ्ट होगा बताइए क्या बेसिक की तरफ शिफ्ट होगा? यानी एसिडिक कैरेक्टर कम होगा और बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। हम कई तरीके से समझ सकते हैं इनको। अब देखिए H+ बढ़ रहा है तो रिलेशन से देखिए, अगर H+ बढ़ेगा तो pH क्या होगा? कम होगा। अगर pH कम होगा इसका मतलब क्या? 0 की तरफ शिफ्ट होगा, और 0 की तरफ क्या है? एसिडिक, इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा और बेसिक कैरेक्टर घटेगा। यानी हम यूँ कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज़, जो आपका वाटर होता है H2O, वाटर से क्या रिलीज़ होता है? H+ और OH-। H+ का मतलब एसिडिक और OH का मतलब बेसिक। अब देखिए जब H+ और OH- आपके इक्वल होंगे तो न्यूट्रल, और जब H+ अगर ज़्यादा होगा OH- से तो एसिडिक, क्योंकि H+ किससे आता है? एसिड से। और अगर यही H+ कम होगा यानी OH- अगर ज़्यादा होगा तो OH- बेस से आता है तो वो बेसिक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एसिड, जो जब आप एसिड ऐड करते हैं तो H+ ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब एसिडिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत ज़्यादा, कि चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो उसमें सिर्फ एसिड का H+ नहीं होगा बल्कि OH- भी होगा, बहुत थोड़े से अमाउंट में। और अगर बेस है, आप बेस ऐड कर रहे हैं तो OH- इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब बेसिक सॉल्यूशन होगा, लेकिन उस बेसिक सॉल्यूशन में H+ होगा।
लेकिन आप सोचोगे ये कहाँ से आएगा, बताइए। ये भी बताया था, जो वाटर होता है, मैंने बताया था ना, कोई एसिड एसिड तब तक नहीं होता जब तक वाटर ना हो, कोई बेस तब तक नहीं बेस होता जब तक वाटर ना हो। तो चाहे एसिडिक सॉल्यूशन हो चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, वाटर तो होगा, और अगर वाटर होगा तो H+ आएगा और OH- आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर OH- आता है और H+ आता है। अगर क्वेश्चन फ्रेम किया जाए कि ये कहाँ से आता है, तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर से आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर देखते जाइए, हमने कहा था जब H+ और OH- बरा इक्वल होगा तो न्यूट्रल होगा। और ये न्यूट्रल कब होता है, आप देखिए 0 और 14 के बीच में क्या है, 7। तो 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे H2O। अब आप देखिए 0 क्या होता था, यहाँ देखिए एक ही हैक पकड़ना है, मोस्ट एसिडिक, यानी जैसे जैसे आप 7 से 0 की तरफ बढ़ते जाएंगे क्या pH कम होता जा रहा है, इसका मतलब क्या H+ ज़्यादा होता जाएगा, या सिंपल सा हम समझें एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। आपको यहाँ ध्यान से फिर से एक बार, ये जो आपका न्यूट्रल होता है 7 और 0 पर क्या होता है मोस्ट एसिडिक, 7 से जैसे जैसे 0 की तरफ जाएंगे क्या एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, यानी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाती है मोस्ट एसिडिक। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी इसका मतलब H+ बढ़ेगा, और अगर H+ बढ़ेगा इसका मतलब OH- कम होगा, क्योंकि OH- क्या होता है, बेस का होता है। और इसी तरीके से ये न्यूट्रल होता है तो 14 पर मोस्ट बेसिक होता है। तो जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे 7 से 14 तक, तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और बढ़ते 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 मैक्सिमम हो जाएगी 14 तक। और अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो OH- बढ़ेगा, और अगर OH- बढ़ेगा तो H+ क्या होगा, कम होगा। तो यानी एक चीज़ यहाँ देख सकते हैं, जो आपका रीज़न 1 से लेकर 3 तक है स्ट्रॉन्ग एसिड, और फिर 4 से 6 तक यहाँ पर क्या होगा, ये पूरा वीक एसिड। ऐसे यहाँ पर वीक बेस या एल्कलाई कह सकते हैं आप, और स्ट्रॉन्ग बेस या एल्कलाई कह सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। ये इंपॉर्टेंट पूरा है कि अगर pH बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आप खुद देख लीजिए, जैसे जैसे pH बढ़ता जा रहा है और मैक्सिमम कितना है 14 पर, तो 14 पर क्या है मोस्ट बेसिक, यानी pH बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। यानी जिस स्ट्रॉन्ग एसिड का pH क्या होता है, बहुत कम, और स्ट्रॉन्ग बेस का pH क्या होता है, बहुत ज़्यादा। यानी बहुत सारे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो H+ बढ़ेगा, और H+ बढ़ेगा तो pH कम होगा। बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो OH- बढ़ेगा, और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो pH भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी सिंपल कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ या H+ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आपके किसके, H+ के। लेकिन ध्यान से एक बार, बाय मिस्टेक, जो एसिडिक स्ट्रेंथ और H+ होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के, या OH- के, या फिर pH के। ये आप देख लीजिए, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है कि गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, बहुत एसिडिक होता है, HCl 1.2 pH होता है। लेमन जूस होता है, इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ होता है अच्छा खासा 2.2। लेकिन जो प्योर वाटर होता है या ब्लड होता है उसका pH कितना होता है, अप्रॉक्स न्यूट्रल के करीब होता है। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है MgOH2, जो कि वीक बेस होता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वीक बेस मतलब pH कितना होता है 10, और 14 पे क्या होता है NaOH, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कई बार आई जा चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिवर्सल इंडिकेटर, मेजर द pH ऑफ द सॉल्यूशन। एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अभी हमने देखा था इंडिकेटर, वो जो इंडिकेटर था शुरू में जो हमने देखा था, वो इंडिकेटर सिर्फ आपको ये बताता था कि आपका जो एसिड है या बेस है, यानी एसिड है या बेस है, बस इतना बताता था। लेकिन वो ये नहीं बता पाता था कि जो आपका एसिड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है या वीक है, या जो आपका बेस है कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना आपका वीक है। यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको नहीं बता पा रहा था, वो सिर्फ बताता था कि एसिड है या बेस है। अब यहाँ पर देखिए, जो नॉर्मल इंडिकेटर होते थे जैसे लिटमस, वो सिर्फ आपको टेल करते थे कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, लेकिन ये नहीं बताते थे कि वो सब्सटेंस कितना एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी है, या कितना वीक है, या फिर कितना स्ट्रॉन्ग बेस है और कितना वीक बेस है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड वो भी एसिडिक होता है, आपका विनेगर वो भी एसिडिक होता है। इसका मतलब दोनों एसिडिक होते हैं, लेकिन कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये नहीं बता पाता था। तो इसको हमें ऑब्टेन करने के लिए, इसको जानने के लिए हम क्या लेकर आए हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, कि ये एसिड कितना एसिडिक है, ये बेस कितना बेसिक है, उसको जानने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर, यानी डाई
विच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट पीएच वैल्यू ऑफ इंटायर पीएच स्केल। यानी हर पीएच 0 से लेकर 14 तक हर पीएच स्केल का अपना अपना कलर होता है, वो कलर शो करता है और उस कलर के शो से हम जान जाते हैं ये कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। जैसे कुछ कलर मैंने लिखे हैं। न्यूट्रल क्या होता है आपका, यहाँ देखिए पहले 0 पे क्या होता है रेड, ये 2019 में पूछा गया था। आपका 4 पे क्या होता है ऑरेंज, 2013 में पूछा गया था। 7 पे क्या होता है ग्रीन या येलो ग्रीन होता है न्यूट्रल। और 10 पे क्या होता है ब्लू कलर, 2013 और 2019 में पूछा गया था। और 14 पे क्या होता है वॉयलेट। जैसे मैं एग्जांपल कहूँ कि मैंने एक आपका एसिड है उसको इसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से उसको चेक किया और उसका कलर आपका आया उसका कलर आया आपका ऑरेंज, तो हम तुरंत जान जाएंगे ये ऑरेंज है, इसका मतलब पीएच कितना होगा, इसका 4 होगा। और अगर पीएच क्या है 4 है तो हम समझ जाएंगे क्या है ये एसिडिक है, इसकी स्ट्रेंथ यानी वीक एसिड की कैटेगरी में ये आएगा। तो कलर देखकर हम लोग जान जाएंगे। अब वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि पीएच का इंपॉर्टेंस क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन और प्लांट में हमारी बॉडी जो है वर्क करती है विद इन द पीएच 7 से 7.8 तक। हमारी बॉडी 7 से 7.8 तक वर्क करती है। अगर इससे कम पीएच होगा तो भी नुकसान, इससे ज़्यादा पीएच होगा तो भी नुकसान। और जैसे आपका सिंपल से पीएच ऑफ रेन वाटर, अगर आपके जो पानी बरसता है अगर उसके रेन वाटर का जो पीएच है अगर 5.6 से कम आएगा तो एसिडिक रेन कहलाई जाएगी। और उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक बेस होता है बेसिक, उसको ऐड कर दिया जाता है। और प्लांट जो ग्रो करते हैं वो पीएच उनका तकरीबन क्या होता है क्लोज टू 7 यानी 7। बट बहुत इंपॉर्टेंट, अगर सॉयल बहुत ज़्यादा किसी वजह से बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है, अब खुद सोचिए अगर सॉयल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हमें ऐड करना पड़ेगा, बेसिक चीज़ें। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या होता है बेसिक। अच्छा रीज़न कैसे बेसिक है, क्या कैल्शियम एक मेटल है और ये ऑक्साइड इसका है, तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिक, तो इसलिए क्या ऐड किया हमने बेस। स्लैग्ड लाइम कैल्शियम OH ट्वाइस, तो मेटल ऑक्साइड हो या मेटल हाइड्रोक्साइड हो वो क्या होते हैं बेसिक। चूँकि अपनी सॉइल एसिडिक है तो हम उसको न्यूट्रल करने के लिए बेस डाल रहे हैं। ये चॉक होता है कैल्शियम कार्बोनेट, मैंने बताया था कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है बेसिक होता है। कैसे होता है आगे हम लोग देखेंगे। एक साल्ट होता है और किसी वजह से अगर साल्ट बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई है तो हमें उसे न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एसिड डालना पड़ेगा। देख लीजिए जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हम लोग डालते हैं, कभी कभी डिकेइंग ऑर्गेनिक सड़ा गला पदार्थ डालते हैं, उनके अंदर एसिडिक कैरेक्टर आ जाता है, तो इसलिए हम बेस को न्यूट्रल करने के लिए वो डालते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट देखिए हमारे स्टमक में सबको पता है हमारा जो पेट होता है स्टमक होता है उसके अंदर से क्या निकलता है HCl जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प करता है। और HCl क्या होता है एसिडिक होता है, हम लोगों ने अभी देखा था उसका pH ना, वेरी इंपॉर्टेंट। HCl क्या होता है एसिडिक होता है। अगर यही HCl पेट के अंदर बहुत ज़्यादा निकलने लगे काफ़ी ज़्यादा तो बताइए क्या नुकसानदेह होगा, बिल्कुल। तो हमारी क्या होने लगा बॉडी में पेन और इरिटेशन होने लगेगा। अब पेन और इरिटेशन होने लगा किसकी वजह से हो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर की वजह से HCl के। तो हम इसको कंट्रोल करने के लिए क्या लेकर आएंगे, एंटासिड। एंटा का मतलब उल्टा एसिड, वो एसिड का उल्टा लेकर आएंगे यानी बेस लेकर आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट 2021 में आया हुआ है। अच्छा माइल्ड बेस लेकर आएंगे जैसे MgOH टाइप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैंने बताया था माइल्ड होता है, pH अप्रॉक्स 10 होता है। और आगे पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, 2021 का क्वेश्चन है। तो यानी हमारे पेट में अगर HCl ज़्यादा बनने लगेगा तो हमें पेन और इरिटेशन होगी, तो हम लोग एंटा एसिड लेकर आएंगे, एंटासिड जो कि होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। अब एक क्वेश्चन और आता है 2010 में, 2011 में, 2012 में क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है टूथ डीके के ऊपर। यानी हमारे जब हम खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में क्या होता है बहुत थोड़ी जो है खाने रह जाता है, शुगर ना रह जाता है शुगर। तो ये शुगर और आपके माउथ के अंदर क्या होते हैं बैक्टीरिया, शुगर पे बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं और वो कैसा बन जाता है एसिड, हल्का हल्का एसिडिक कैरेक्टर आने लगता है। और जब यही एसिडिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका pH 5.5 से कम हो जाता है तो क्या होता है धीरे धीरे हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है। तो अगर टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा तो ख़राब चीज़ हो जाएगी, हमारा टूथ ख़राब होने लगेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, पहला सॉल्यूशन कि खाने के बाद अपने माउथ में जो है आप जो माउथ के अंदर जो आपके खाना फंसा हुआ है उसको आप क्या करो क्लीन कर लो। तो सिंपल सी चीज़ अगर मैं कहूँ कि जो आपके बैक्टीरिया हैं उनको क्या चाहिए शुगर, तो अगर हम शुगर को मुंह में रहने ही ना दें तो एसिड कैसे बनेगा। तो पहला काम क्या करना है आपको अपने माउथ को क्लीन कर लेना है। बाय द वे अगर एसिड बनने लगा है तो क्या करना है आपको कोई बेसिक चीज़ लेकर आओ। इसीलिए जो हम लोग टूथपेस्ट करते हैं स्लाइटली बेसिक होता है, तो हम लोग जो टूथपेस्ट करते हैं तो ये क्या कर देता है एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है।
अगला पीएच का इंपॉर्टेंस, सेल्फ डिफेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट। जो अपनी हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, उनका जो कांटा होता है, स्टिंग होता है, यानी जैसे ही वो आपको काटती हैं, है ना, तो उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। जो फॉर्मिक एसिड क्या करता है, पेन एंड इरिटेशन काज करता है। अच्छा, सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सी चीज़ है, अगर एसिड की वजह से ऐसा हुआ है तो हम लोग बेस लेकर आएंगे, तो लेकिन माइल्ड बेस लेकर आना है। और माइल्ड बेस कौन होता था, अभी पढ़ा था हमने, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा लगा देते हैं तो वो धीरे धीरे उसका असर खत्म होने लगता है। इसी तरीके से जो एक नेटल लीव्स होती है, प्लांट आपका होता है, जो उसकी स्टिंगिंग हेयर होते हैं साइड से निकले हुए, उनके अंदर कौन सी एसिड होती है, मेथोनाइक एसिड। फिर से वही, जब मेथोनाइक एसिड है तो बर्निंग करेगा, बर्निंग पेन, हल्का सा जलन होगी आपका, और फिर क्या करना है, आपको बेकिंग सोडा स्किन पर रफ कर देना है। ये वाला टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक खास चीज़ मैं बताऊंगा जो आगे यूज़ होती है, ठीक है ना। साल्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया साल्ट क्या होते हैं, साल्ट आर आयनिक कंपाउंड विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन, कैटायन एंड नेगेटिव आयन, एनायन। यानी साल्ट एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है। पॉजिटिव को कैटायन कहते हैं और निगेटिव को आयनायन। देखो एन, आयन, तो आयन में एन आता है, एन से मतलब निगेटिव आयन। या यूँ कह लेते हैं, जब आप टी फॉर्म करते हैं, टी यानी ऐसे टी करते हैं तो टी पे एक प्लस का साइन आता है, प्लस का मतलब पॉजिटिव। दूसरी चीज़, साल्ट हमने कई तरीके से बनाया था, जैसे देखिए, साल्ट आर फॉर्म व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। जैसे ही एसिड और बेस रिएक्ट करते थे तो क्या बनता था, साल्ट और वाटर। तीसरी चीज़, साल्ट क्या होता है, साल्ट इज अ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम एन एसिड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इन द एसिड बाय मेटल। या हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जब भी हम मेटल को और एसिड को रिएक्ट कराते थे, मेटल और एसिड, तब भी क्या बनता था, साल्ट और हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखिए, NaCl, NaNO3, MgCl2, NH4Cl। अब ये मैंने कई टाइप लिखे हैं, न्यूट्रल साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। देखो, न्यूट्रल साल्ट है, पहले तो पीएच देखिए, न्यूट्रल है तो मतलब पीएच कितना होगा, 7। एसिडिक है तो इसका मतलब पीएच 7 से कम। बेसिक है मतलब पीएच 7 से ज़्यादा। अब ये कैसे फॉर्म होगा इसको देखेंगे। अब सोचिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या दोनों न्यूट्रल कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, यानी पहली चीज़ तो देखो, साल्ट है तो एसिड और बेस तो आएगा। अब खुद सोचिए, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब एसिड भारी पड़ जाएगा तो एसिडिक, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेस भारी पड़ जाएगा तो बेसिक साल्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लिया आप, NaCl, NaNO3। अब हम पहचानना सीखेंगे कि कौन सा साल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कैसे पहचानेंगे, ये तरीका सिखाता हूँ आपको। देखिए, H2O से जब टूटेगा क्या बनता है, H+ और OH-। आइए बारी बारी देखें, फिर आप खुद से एक बार ट्राई करना। देखो, NaCl, जैसे ही आपने NaCl को तोड़ा, क्या Na+ और Cl- में टूटा, ठीक है। अब खुद सोचिए, Na+ है, इसको क्या चाहिए, OH-। तो ये प्लस है तो इसको माइनस चाहिए, तो Na+ और OH- पानी वाला आएगा, क्या बन जाएगा, NaOH। क्या बताओ, NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये है Cl-, इसको क्या चाहिए, प्लस, तो क्या है, पानी से H+, तो H+, Cl-, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा साल्ट, न्यूट्रल साल्ट। तो NaCl कौन सा साल्ट होता है, न्यूट्रल साल्ट। दूसरा देखिए, NaNO3, तो Na+ NO3-। अच्छा, इसमें एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आपका जो कंपाउंड होना चाहिए जो भी, तो उसका प्लस और माइनस इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि Na पर +1 होता है, सबको पता होता है, हमें नहीं पता था NO3 पर क्या आएगा। तो अगर Na पर +1 आया है, इसका मतलब NO3 पर क्या आएगा, -1 आएगा। दोनों बराबर होना चाहिए। तो Na पर प्लस आया है तो NO3 पर माइनस, तो प्लस वाले को माइनस दे दो, यानी Na+ OH-। फिर से स्ट्रॉन्ग बेस, NO3 और H+ NO3, यानी HNO3, ये भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर से स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या बन गया अपना, न्यूट्रल साल्ट। इसको देखिए ध्यान से, इसमें भी वही कहानी है। इसको देखते हैं, NH4+ Cl-। अब हमें तो नहीं पता था ना NH4 कैसे जाएगा, क्या सबको पता है कि जो Cl होता है -1 होता है, अगर Cl-1 में जाएगा तो NH4+ में जाएगा, टोटल बराबर रहना चाहिए प्लस और माइनस। अब कुछ सोचिए, NH4 में क्या है, प्लस वाला है तो OH- ऐड होगा, यानी NH4OH कैसा बेस, वीक बेस। अब आपको कैसे पता चलेगा ये वीक बेस है, एकदम शुरू में पार्ट 1 में जाइए और आपको वहाँ सारा आपको चीज़ें मिल जाएंगी, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, कौन सा वीक एसिड और कौन सा वीक बेस होता है। तो उसको रिवाइज करिए। अब Cl- है तो H+ Cl-, यानी वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा, एसिडिक साल्ट। ये वाला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कई बार आ चुका है, 2013 में, 2014 में आया था। Ca3PO4 ट्वाइस। खुद देखिए, Ca3 कैल्शियम पर क्या होता है, +2,
अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर OH पर क्या होता है -1, अगर कैल्शियम पर +2 है, क्या हमें -2 लाना पड़ेगा? ध्यान से सुनिएगा, कैल्शियम पर +2 होता है तो हमें OH को क्या 2 बार लाना पड़ेगा ताकि वो -2 हो जाए। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, और इसी तरीके से PO4 पे क्या होता है, देखो -3 अगर होता है तो PO4 पे H3 लाना पड़ेगा, तो H3PO4 वीक एसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए नोट, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ साल्ट सॉल्यूशन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ द साल्ट। अब खुद सोचिए, जब तक आप एसिड को पानी के जब तक आप साल्ट को पानी के प्रेजेंस में नहीं डालेंगे, क्या वो टूटेगा? नहीं टूटेगा। और जब तक वो नहीं टूटेगा तो ना एसिड पता चल पाएगा और ना बेस पता चल पाएगा। यानी साल्ट को पानी के अंदर डालिए, हाइड्रोलाइसिस यानी पानी के लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, हाइड्रो का मतलब पानी, पानी के प्रेजेंस में जब साल्ट टूटेगा तो एसिड और बेस उसमें से निकल कर आएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? स्प्लिटिंग अप ऑफ कंपाउंड बाय द एक्शन ऑफ वाटर। फिर कुछ चीज़ें आपकी यहाँ प्रॉपर्टीज़ है वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ कंपाउंड आपके दिए हुए हैं, अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं, बाकी जैसा होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या होता है? कॉमन साल्ट NaCl, सोडियम क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ से मिलता है? सबको पता है साल्ट कहाँ से मिलता है? नदी, समुंदर से। एक्सट्रैक्शन कहाँ से होगा? सी वाटर से। और इवेपोरेशन, सबने पता है ना कि आपका साल्ट क्या होता है, उसके पानी को ऊपर सुखाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन, यानी जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है। तो सर रॉक सॉल्ट से। फॉर्मेशन कैसे होता है? बहुत आसान है, हमने देखा था, एसिड प्लस बेस क्या बन जाता है? साल्ट, यानी NaOH प्लस HCl क्या बन जाएगा? NaCl और H2O, बहुत आसान है, Na प्लस Cl माइनस NaCl और OH माइनस और H प्लस क्या हो जाएगा अपना? H2O। यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज इन कुकिंग फूड, सबको पता है घर में खाना बनता है। यूज टू मेल्ट आइस ऑन द रोड, प्रिजर्वेटिव इन पिकल मीट फिश, आपको देखा जो मीट होता है, अचार होता है और आपकी फिश होती है, उनमें नमक डाल के रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव होता है बचाने। रॉ मटेरियल, वेरी इंपॉर्टेंट, रॉ मटेरियल फॉर कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, वेरी इंपॉर्टेंट, आगे देखेंगे। जितने भी सोडा होते हैं, देखिए कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ऑल सोडा, जितने भी सोडा हैं उनका प्रिपरेशन में ये रॉ मटेरियल होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में घुल जाता है। स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होता है नेचर में, यानी हाइग्रोस्कोपिक का मतलब इसके अंदर हल्का सा पानी जो होता है इसके अंदर होता है, यानी पानी को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी होती है हल्की सी, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप इसको देखिए, कास्टिक सोडा NaOH, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, यानी कॉमन साल्ट और कास्टिक सोडा वेरी इंपॉर्टेंट। और भी इंपॉर्टेंट है, अब इसको कैसे बनता है? प्रिपेयर्ड बाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन इक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ब्राइन, जिसे कहते हैं ब्राइन, सोडियम क्लोराइड, यानी यही आपका इसे क्या कहते हैं? ब्राइन। दिस मेथड इज कॉल्ड क्लोर एल्कलाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द क्लोर एल्कलाई प्रोसेस? यही होती है, अभी हम लोग देखेंगे। ब्राइन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ साल्ट इन वाटर, ये जो सोडियम का साल्ट NaCl होता है उसको वाटर में उसके सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं। फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट, NaCl और H2O, जैसे NaCl को आप पानी के अंदर डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्या बन जाएगा? NaOH, Cl2 और H2 बन जाएगा। कैसे फॉर्म होता है? ध्यान से सुनना, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, Na और यहाँ पर क्या है आपका है? H2O, ध्यान से सुनिएगा। H2O से क्या मिलेगा? OH माइनस और H प्लस, तो Na प्लस OH माइनस क्या बन गया? NaOH। यहाँ क्या बचा? Cl माइनस, और यहाँ क्या बना आपका? H, ठीक है ना, H प्लस और Cl माइनस। अब खुद सोचिए, अगर यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस आपस में कंबाइन हो गए यानी HCl बन गए, ध्यान सुना, HCl, NaOH आपका बना हुआ है, अगर HCl यहाँ फॉर्म होता है क्या यही रिएक्शन हो जाएगी और फिर से आपका क्या बन जाएगा? NaCl। तो बताइए, हमने NaCl लिया था, फिर से NaCl बन गया, कोई फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं। इसीलिए जो Cl माइनस होता है इस ऑक्सीडेशन होकर Cl माइनस से क्या बन जाता है? Cl2, और जो H प्लस होता है वो रिड्यूस होकर क्या बन जाता है? H2। ये मैंने ऐसा क्यों बोला? देखिए, Cl माइनस और यहाँ पर Cl2 पे क्या है? चार्ज 0, तो माइनस से गया है आपका 0 में, क्या बढ़ा है? माइनस से 0 में गया है, इंक्रीज हुआ है, तो एनोड पर। अच्छा, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, मे भी आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। देखिए यहाँ पर क्या था? H प्लस, यानी H प्लस और यहाँ H2 का मतलब चार्ज 0, तो एक प्लस से क्या हुआ है? 0, यानी कम हुआ है, रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन कहाँ पर होता है? कैथोड पर। अब यूजेस सबके आप देख लीजिए, और मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली बता देता हूँ, जो NCERT के यूजेस हैं, मैंने कोशिश की है लिखने की, बट एक बार फिर भी आप NCERT के यूजेस अच्छे से आप पढ़ लेना, बस
यहाँ पर एनसीईआरटी से यूजेस एक बार पढ़ लेना ताकि आप सेटिस्फाई हो सकें। तो ये Cl2 का यूज़ क्या होता है? वाटर के ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में, पेस्टिसाइड में, डिसइंफेक्टेंट में। H2 जो होता है आपका फ्यूल होता है, अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र। और NaOH क्या होता है? डीग्रीसिंग मेटल, मेकिंग सोप एंड डिटर्जेंट, मेकिंग आर्टिफिशियल फाइबर, पेट्रोलियम रिफाइनिंग। तो जो आपके समझाने वाली चीज़ें मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन जो भी यूजेज़ है ना उनको आपको रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उनको आप अच्छे से उनको रट लीजिए। बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे हम लोग करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और सारे पार्ट को अच्छे से रिवाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।